हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, जो कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि बच्चे ये लेके चलते हैं कि ये चैप्टर तो हो ही जाएगा, ये चैप्टर तो हम कर ही लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम पे वो उसे पढ़ के भी नहीं जाते, और अगर पढ़ के जाते हैं तो ऊपर ऊपर के जो दो तीन कंसेप्ट होते हैं, दो तीन डेरिवेशंस होते हैं, उनको पढ़ के जाते हैं। बट एग्जाम टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चों को लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, ये तो जेईई मेंस का पेपर आ गया, जबकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हीं के सिलेबस के होते हैं। बस अंतर इस बात का होता है कि हमने उस सिलेबस को अच्छे तरीके से देखा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का हर एक टॉपिक, छोटे से लेके छोटा टॉपिक और बड़े से लेके बड़ा टॉपिक, आने वाले लगभग 1 घंटे में डिस्कस करेंगे। और हर एक छोटे छोटे टॉपिक को एड्रेस करेंगे जो कि आपके पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उनका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और साथ ही साथ में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बहुत सारी नई चीज़ों को हम सीखेंगे और डेरिवेशंस और थ्योरी को हम यहाँ पर इंटरलिंक करते हुए चलेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और इस वीडियो के बाद आपको बोर्ड्स एग्जाम के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई भी ना रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई करंट क्या होता है। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन क्लास 10th में आपने पढ़ रखी है। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज का आपने पहले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, Q इक्वल टू क्या होता है, एनी। तो I इक्वल टू एनी अपॉन टी भी लिख सकता हूं मैं। बहुत बढ़िया। तो करंट के दो फॉर्मूले हो गए, या तो Q बाई टी लिखो, तो Q को एनी भी लिखते हैं तो एनी बाई टी। वहीं अगर डिफरेंशियल फॉर्म में मैं बात करूं तो I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी के बदले मैंने क्या लिख दिया, डी क्यू बाई डी टी, यानी कि चेंज इन करंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। हो सकता है कुछ डिफरेंशियल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दे। वैसे एग्जाम में बहुत कम होता है कि करंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आए। लगभग ये मान के चलिए कि 0% चांस है। बट हाँ, जो हमारी न्यूमेरिकल सीरीज आएगी उसमें एक क्वेश्चन एटलीस्ट मैं इस कॉन्सेप्ट से भी डाल दूंगा। ओके, तो चलिए इसके बाद अगर हम करंट के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ें, तो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और करंट को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको अमीटर कहते हैं। होने को तो करंट को गैल्वेनोमीटर से भी मेजर किया जाता है, बट डिफरेंस होता है। आपने पढ़ा भी होगा, गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट किया जाता है, जबकि अमीटर से स्मॉल और लार्ज दोनों ही तरीके के करंट को डिटेक्ट किया जाता है या मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको स्क्रीन पे चार डेरिवेशन दिख रहे हैं। अभी चार डेरिवेशन भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप सीबीएसई बोर्ड और यूके बोर्ड 2023 और 2024 का हर एक सेट उठा के देखते हैं तो आपको ये चारों के चारों डेरिवेशन किसी ना किसी सेट में दिख जाएंगे। तो ये चारों के चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और बच्चे यही जो डेफिनेशंस हैं उनको याद करके नहीं ले जाते और कुछ भी आंसर लिख देते हैं। रिलैक्सेशन टाइम में लिख देते हैं द टाइम टू रिलैक्स, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिख देते हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख देते हैं। इवन करंट डेंसिटी में लिख देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो इन डेफिनेशंस को एज इट इज, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है एज इट इज ऐसी याद करके लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रिलैक्सेशन टाइम होता है, देखो पहले मैं आपको एक बार ड्रॉ समझा देता हूँ। ठीक है, नीचे पे आप एक ड्रॉ देखिए, आपको एक कंडक्टर दिख रहा है। इस कंडक्टर के अंदर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन तेज तेज चल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के वॉल में कोलाइड करते हैं, यानी कि टकराते हैं। और दो कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप होता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि जितने टाइम के लिए जो इलेक्ट्रॉन होना है वो कोलिजन से रिलैक्स हुआ है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि मैंने ऊपर लिखा रखा है, देखिए द एवरेज टाइम, देखिए द एवरेज टाइम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। आई बात समझ में? तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम इज डिनोटेड बाय टाउ। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। जो टाइम का कंसेप्ट है ना वो इस चैप्टर में रिलैक्सेशन टाइम बन जाता है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? आपने देखा होगा बाइक और कार में कई लोग ड्रिफ्ट मारते हैं। ड्रिफ्ट मारते हैं मतलब जैसे सीधे जा रहे हैं, अचानक से ऐसे टेढ़ा हो जाएगा कार, यानी कि टायर को रपटा देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी होता है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहा, अचानक से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। लेट अस सपोज अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है,
v वेलोसिटी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पीछे को दे दी, तो अब क्या होगा पता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को ना यहाँ से ऐसे डाइवर्ट कर देगा ऐसे, यानी कि ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब जो वेलोसिटी उसकी आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम इंग्लिश में यहाँ पर देखें तो देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड इन अ मेटेलिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ना अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जो किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। अब देखिए करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक डेरिवेशन भी आता है। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज जस्ट, करते हैं पता ही होगा क्योंकि पहली बार तो हमें चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं फिलहाल, और दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। और वहीं अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, ठीक है, जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जे बराबर फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया में कितना करंट बह रहा है, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। आगे हम इसका एक डेरिवेशन भी देखने वाले हैं, वहां पर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा एड्रेस करूंगा। ठीक हो गया। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन म्यू से रिप्रेजेंट की बात हो, इट इज डिनोटेड बाय म्यू वी। अभी होता क्या है, अगर हम ऊपर वाले फिगर में आए तो देखो मैंने क्या कहा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को तो उसमें ड्रिफ्ट आता है। अगर ड्रिफ्ट आता है तो इसका मतलब अगर हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे तो कम ड्रिफ्ट आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे तो ज्यादा ड्रिफ्ट आएगा। इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये बताता है द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है, इसी रेशियो को आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। जस्ट डेफिनेशन इसकी आती है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो क्या सारे डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया। अब बात आती है हमारे डेफिनेशंस को खत्म करने के बाद थ्योरी की, सॉरी डेरिवेशंस की। ओके, तो पहला डेरिवेशन जो आपका आता है दिस इज दिस वन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब इस डेरिवेशन में मैंने एक फिगर बना रखा है और रेड कलर से कुछ चीजें लिखी हुई है। अब जो रेड कलर से मैंने जो भी डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये आने वाले जो इसके बाद डेरिवेशन कराऊंगा उसके लिए भी एज इट इज रहेगा, आप डेटा सेम टू सेम लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि पहली बार डेरिवेशन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि वन शॉट वीडियो में आपको पता है कि मैं डेरिवेशन बेस्ट सिंपल वे में करवाता हूँ, तो डेफिनेशन की लेंथ छोटी होती है। अब डेफिनेशन की लेंथ को कैसे बड़ी की जाए, थ्योरी लिख के, आई बात समझ, और थ्योरी वो जो लॉजिकल हो। तो यहाँ पर डेरिवेशन में हमारी जो जो चीजें आने वाली हैं उन चीजों को मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। पहली बात तो डेफिनेशन डेरिवेशन आएगा कैसे, हेडिंग करके, यह आएगा डिराइव एक्सप्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, या तो ऐसा आएगा या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एन बराबर क्या है आपका यहाँ पर, नंबर डेंसिटी। बच्चे गलती करते हैं, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, वो कैपिटल एन होता है, स्मॉल एन होता है योर नंबर डेंसिटी। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आए हैं सीबीएसई बोर्ड में। ई होता है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी होती है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाउ होता है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो आपका क्लास 11th क्लास 9th में वेलोसिटी होता था, इस चैप्टर में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है, और जो वहां पर टाइम होता था वो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे अभी से, मैं सीधा वेलोसिटी को वीडी लिखूंगा और टाइम को टाउ लिखूंगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने वाले हैं द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं नीचे से यहाँ पर इसमें एक पोटेंशियल प्रोवाइड कराऊंगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स लेके आएगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। ये सभी लोग जानते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फॉर्मूला। बट इस चैप्टर में तो हम Q के साथ डील ही नहीं कर रहे, हम Q के बदले तो क्या लिख के चल रहे हैं, E लिख के चल रहे हैं। तो हम F बराबर क्या लिखेंगे,
E इंटू ई, हम तो इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहे हैं ना, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या कहता था न्यूटन का सेकंड लॉ? F इक्वल टू एम ए, ये तो कहता था F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन एम। पक्की बात। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F बराबर क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A बराबर कितना हो जाएगा? F अपॉन एम। तो A बराबर F के बदले कितना रख दो इक्वेशन 1 से? E इंटू ई, और M को आप M ही रखे रहो। आई बात समझ में? एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आपको पता होता है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और मैंने बोला है कि वेलोसिटी को यहाँ किससे रिप्रेजेंट करो? वीडी से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करो? टाउ से। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जरा इक्वेशन 2 और 3 को देखो तो जरा, क्या इक्वेशन 2 भी एक्सेलरेशन है और इक्वेशन 3 भी एक्सेलरेशन है? इसका मतलब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर हम इसको इक्वेट करें तो कितना हो जाएगा बताइए? वी डी अपॉन टाउ इक्वेशन 3 में है एक्सेलरेशन की वैल्यू, और इक्वेशन 2 में कितनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू? ई अपॉन एम। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ आ जाएगा ऊपर, तो बच जाएगा वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, एंड दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है बताए? किसी भी दो के बीच में रिलेशन पूछ सकता है। रट के मत जाइएगा कि ये वीडी और ई के बीच में रिलेशन है, या टाउ या ई के बीच में रिलेशन है। ये इन सब के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ पर किस किस के बीच में रिलेशन पूछ सकता है? एग्जामिनर पूछ सकता है वीडी और ई के बीच में, ऐसी वीडी और टाउ के बीच में, या ई और टाउ के बीच में। कुल मिला के इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछेगा। आई बात समझ में? तो यहां पर हमने एक डेरिवेशन क्लियर कर दिया। देखिए इससे छोटा डेरिवेशन क्या लेंगे आप? दिखने का भी बड़ा हो गया और कर भी हमने 2 लाइन में लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन हम पढ़ने वाले हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डेरिवेशन है, गारंटीड डेरिवेशन है, जो कि एग्जाम में आता है। ठीक हो गया? विच इज आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, या आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक हो गया? अब अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आपको सेम टू सेम वो डायग्राम उतार लेना है, और जो मैंने ऊपर वैल्यूज लिखी थी वो वैल्यू को आपको सेम टू सेम उतार लेना है, क्योंकि इससे जो आपका डेरिवेशन होता है वो लेंथी बनता है। अब अगर हम बात करें बुक्स में, जब आप देखेंगे, आप प्रदीप देखेंगे, एबीसी देखेंगे, एस चंद देखेंगे, वहां जो इनका डेरिवेशन किया है ना, वो थ्योरेटिकल फॉर्म में किया है। और अगर एग्जाम में इस डेरिवेशन को आप थ्योरेटिकल फॉर्म में, यानी कि थ्योरी लिख के फिर सीधा आंसर लिख देना, तो एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता। ऐसा लगता है कि ये याद करके आया हुआ है कुछ, ठीक है, या इसने तुक्का मार दिया है। तो हमको मैथमेटिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी। और इसकी मैथमेटिकल अप्रोच कैसी होती है? देखिए, वन ऑफ द बेस्ट डेरिवेशन, मजा आ जाना है आपको। नंबर डेंसिटी, अभी बोला था मैंने, नंबर डेंसिटी ऊपर पहले तो उतार लीजिए चीजों को, ठीक है, वीडियो पॉज करके। नंबर डेंसिटी को क्या बोलते हैं आपका? एन। डेंसिटी बराबर क्या होता है बताइए? मास अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी क्या होगा? नंबर अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। अब तुमने एक चीज सुना होगा कि, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना इधर पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया? अब देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा, फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू वी। वी है आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगा, क्या वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कहते हैं? क्लास 9th में पढ़ के आए हम, जब एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम आ जाता है। तो कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? देखो एन, और वॉल्यूम के बदले एरिया इंटू कितना लिख दो? लेंथ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब आप बोलेंगे एरिया क्या है और एल क्या है? देखिए यहाँ पर, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एरिया, ये पार्ट, ये उसका क्या है? एरिया है। ए लिख देंगे यहाँ पर, एरिया।
और जो ये है ना, ये उसकी लेंथ है, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब, दिस इज कॉल्ड लेंथ। आई बात समझ में? ये चीज भी आप इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा उसमें। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो एन बराबर क्या हो गया, एन ए एल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ऑल्सो। बताइए, यहां पर टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टाइम, टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी, सॉरी, टाइम बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, कितनी लेके चल रहा हूं मैं, एल, और स्पीड मैंने बोला कितनी लेंगे, वी डी, ना कि वी। टाइम ही आ गया, बहुत बढ़िया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप टाइम को टाउ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप तीसरी इक्वेशन निकालते हैं बाय द डेफिनेशन। अब देखो, डेफिनेशन का यूज कर रहा हूं और बन गया डेरिवेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चैप्टर के शुरू होने में ही लिखाया था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है तो क्यू के बदले हम कितना लिख सकते हैं, क्यू के बदले एन इंटू ई, स्मॉल एन मत लिखना, हाँ, क्यू बराबर एन ई में कैपिटल एन होता है। अब वहां क्या है कि पहले चैप्टर में कैपिटल एन स्मॉल एन क्या ही कंफ्यूज करें, तो वो लोग क्या लिख देते हैं उधर पे, स्मॉल एन ही लिख देते हैं। बट इस चैप्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एन से। तो आई बराबर कितना हो जाएगा यहां से, एन ई अपॉन ई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट स्टेप मेरा यहां पर होगा कि आपको 1 और 2 में से, देखो 1 से किसकी वैल्यू आएगी, कैपिटल एन की, और इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू आएगी, टाइम की। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 3 में डालना है। पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। तो जैसे ही आप इसको पुट अप करते हैं तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आई इक्वल टू एन, एन के बदले क्या लिखेंगे, स्मॉल एन ए एल, ई को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये वाला ई मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। कैपिटल एन के बदले स्मॉल एन ए एल लिख दिया, अपॉन टी के बदले लिख देता हूं मैं एल अपॉन वी डी। आई बात समझ में? अब देखिए तो जरा, एल अपॉन वी डी है तो क्या मैं इस एल से इस एल को कट कर सकता हूं? इसका मतलब पहली बात तो यह है कि करंट कभी भी जो लेंथ ऑफ ट्यूब होती है ना उस पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला पॉइंट लिख दीजिए कि करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्यूब। सीबीएसई वाला आप तो खास तौर पे लिख लीजिएगा, फिर आप लोग कहते हैं कि पेपर कहाँ से आ गया करके। ठीक हो गया। अब अपॉन का अपॉन आपको पता है सबसे ऊपर चला जाता है, तो आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया आपका, एन, फिर ई थोड़ा सजा के लिख लेता हूँ, फिर ए, और ऊपर कौन चले गया, वी डी, एंड दिस इज माई एक्सप्रेशन। अब इससे इजी एक्सप्रेशन इसका कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझे? और आई होप आपको याद हो जाना चाहिए, सिर्फ 3 इक्वेशंस की मदद से मैंने इस पूरे डेरिवेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया, और बहुत ही लॉजिकल तरीके से। आई बात समझ में? एन और एन में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी, वेयर एज कैपिटल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वेरी गुड। अब एनईए वीडियो वाले से न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। चलिए, अभी मैंने आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, जे होता है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी को ना सिग्मा कहते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, जे हुआ। अब देखो जे बराबर क्या होता था, आई अपॉन ए। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी टी। अभी 2 मिनट पहले ऊपर निकाल रखा है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर कहाँ डाल दो, 1 में डाल दो। पुट आई इन इक्वेशन नंबर, जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं तो जे बराबर आई के बदले कितना लिख दो, एन ई ए वी डी अपॉन, ठीक है, आई के बदले एन ई ए वी डी लिखा, अपॉन ए, यही तो है। अब क्या करोगे, ए से ए को कट कर दोगे। जैसे ही कट करेंगे तो जे बराबर क्या बचेगा मेरा, एन ई वी डी। ऑल्सो अभी हमको एक और फॉर्मूला, जो हमने पहला डेरिवेशन यूज किया था, क्या निकाला था, वी डी बराबर ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, यहां पर वी नो लिख दो, ठीक है।
और ये याद भी करके ले जाना है। देखो, यानी कि जो ये वाला डेरिवेशन है इसके लिए वो दोनों डेरिवेशन अपने को आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा फिर बताएंगे थोड़ा यहाँ पर। तो वी डी की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। दिस इज 2, पुट वी डी इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बन गया। सिर्फ 3 या 4 स्टेप में मैं हर एक डेरिवेशन आपके सामने बना रहा हूँ। जे इक्वल टू एन ई, और वी डी के बदले कितना लिख दो, ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब इनमें से ना कांस्टेंट चीजों को एक साथ ले लो। वो कांस्टेंट चीजें क्या है, देखो, जे बराबर एन, कांस्टेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टर में तो फिक्स ही होंगे ना उसके अंदर, चाहे बहुत ज्यादा होंगे बट होंगे तो फिक्स। ई, अब सोचो एक ही इधर है एक ही अंदर है, तो मल्टीप्लाई होगी, ई स्क्वायर बन गया। उसके बाद आएगा आपका टाउ, ये भी कांस्टेंट रहता है। रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम होता है, ये कांस्टेंट रहता है। और साथ ही साथ में क्या कांस्टेंट रहेगा, मास। तो वेरिएबल क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के बाहर जो एक्सटर्नल बैटरी लगी है उस पर डिपेंड करती है। आप चाहे तो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाए, या 3 वोल्ट की लगाए, या 100 वोल्ट की लगाए, जिस हिसाब से बैटरी लगाएंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इतनी पूरी वैल्यू को मैं एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं, क्योंकि सबके सब कांस्टेंट है ना, इतने पूरे को मैं नया मान, सिग्मा इज कंडक्टिविटी बन गया डेरिवेशन, कंडक्टिविटी। तो जे बराबर क्या फॉर्मूला बन गया मेरा, सिग्मा इंटू ई। आई बात समझ में। अब कई बार ना कंडक्टिविटी के बदले वो रेसिस्टिविटी कह देता है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सिग्मा और रेसिस्टिविटी को क्या कहते हैं, रो। पढ़ के आए ना क्लास 10th में, यानी कि सिग्मा और रो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सिग्मा के बदले 1/रो लिख सकते हैं, तो जे बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा के बदले 1/रो लिखेंगे तो ई, और रो चल जाएगा अपॉन में, यानी कि ई बाई रो। तो अगर कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच में आया तो ऊपर वाला लिख देंगे, और अगर करंट डेंसिटी और रेसिस्टिविटी के बीच में आया तो ये नीचे वाला डेरिवेशन लिख देंगे। और इससे एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको सारे डेरिवेशन समझ में आए होंगे, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में कुछ थ्योरी वाली बात है, और थ्योरी वाली भी कैसी बात है, जो हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। तो क्लास 10th में तो भाई सबसे पहले हम ओम्स लॉ पढ़ के आए हैं। ओम्स लॉ क्या होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो V इक्वल टू IR, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इन अ सर्किट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कि R कहते हैं, और R क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। असल में क्लास 10th का टॉपिक था, 12th में इसका ज्यादा रिलेवेंस भी नहीं है, ठीक है। और 12th वाले को तो ये पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये मैं लाया इसलिए हूँ क्योंकि इसका ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है, और ग्राफ आप 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक ग्राफ है, यहाँ को जा रहा है आपका V यानी कि पोटेंशियल, और वाई एक्सिस में जा रही है आपकी करंट, ठीक है। तो जो आपका रेसिस्टेंस होता है ना वो ऐसे जाता है, लीनियर ग्राफ, ठीक है। एंड दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो कोई भी आपसे ओम्स लॉ का ग्राफ पूछेगा तो आप ये ग्राफ वहां पर बनाएंगे। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि हमारा रेसिस्टेंस की कहानी। अगर रेसिस्टेंस की कहानी भी आप 10वीं में पढ़ के आए हैं, क्या कि अगर एक वायर एल है, ठीक है, उसकी लेंथ एल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर पे एक वायर बना रहा हूँ ये, ठीक है। अब असल में ये आपका सिलेंड्रिकल तो नहीं है, बट मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना वो होगा ये, यानी कि उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। यहां पर अगर मैं दिखाऊं, मान लीजिए ये एक वायर है ना, ये एक वायर है मान लीजिए, तो दिस जो इसकी मोटाई होगी इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये नहीं कि इसका एरिया या सिलेंडर का एरिया, दिस इज द दिस एरिया, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है, और सर्कल का एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर किसी को लिखना भी होगा तो पहले मैं लिख लेता हूँ ये फॉर्मूला। आपने पढ़ा भी होगा कि आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ, यानी कि वायर की जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के, यानी कि जितना मोटा वायर उतना कम रेसिस्टेंस। लिख लेना हिंदी में, और पहले वाले में लिख लेना जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, दूसरे वाले में जितना मोटा वायर उतना कम रेसिस्टेंस। आई बात समझ में।
इन दोनों को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर L लिखा और नीचे भी क्या लिखा हुआ है A, और जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज कॉल्ड योर रेसिस्टिविटी, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आता है इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। 12th क्लास में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है आपका ओम, सॉरी सिग्मा बना दिया मैंने, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम में आएगा कि अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो क्या होगा, एरिया को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और उत्तराखंड बोर्ड में खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन सीरीज में करवाई जाएगी, क्योंकि जो ऐसे चैप्टर हैं जैसे आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एटम, न्यूक्लियर, इनकी मैं एक न्यूमेरिकल सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पक्का बनाऊंगा, ये गारंटी है। ठीक है, हर चैप्टर की या तो एक ही बनाऊंगा या हर चैप्टर के अलग अलग बनाऊंगा, और उसको हर जो चैप्टर की वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप चेक करते रहिएगा। ठीक हो गया, चलिए। अब यहां पर तक हमने रेसिस्टेंस की सारी कहानी पढ़ ली, इसका यूनिट कितना होता है पढ़ा हमने, ओम मीटर। ठीक हो गया, चलिए। और यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो एरिया होता है ना, एरिया की वैल्यू कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो मोटाई होती है, मोटाई किस में नापी जाती है, सर्कल के फॉर्म में। ये तो 10वीं का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद जो बच्चों ने नहीं सुना होता और बच्चे कहते हैं आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, दिस वन इज, दिस इज वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का रेसिस्टिविटी में क्या असर पड़ता है, और एमसीक्यू में गारंटी है। ठीक है, तो पहली चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट लेके आया हूं, इससे इजी और इससे शॉर्ट नहीं हो सकता कुछ भी। सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, कंडक्टर के लिए इंक्रीज विद टेम्परेचर, यानी कि कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये शायद छपने में गलती हुई है कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज एटॉमिक वाइब्रेशन एंड क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आपका एटॉमिक वाइब्रेशन होने लगता है, और जैसे ही एटॉमिक वाइब्रेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने लगता है। और आपको पता है कि करंट होता ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर एक बार रुक जाएगा तो इसका मतलब करंट कम हो जाएगी, और करंट कम हो गया तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया, रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया मतलब रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ती है, किसके केस में, मेटल के केस में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे ये याद करके ले जाएगा शॉर्ट में। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए, इन दोनों के लिए सेम केस आता है। ठीक है, चाहे आप सेमीकंडक्टर बोले या इंसुलेटर बोले, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि इस वाले में क्या बन जाएगा फिर, कि जो रेसिस्टिविटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी। अब ऐसा क्यों भाई, अब तुमने पढ़ा होगा, जब सेमीकंडक्टर हमने चैप्टर पढ़ा था या अपने स्कूल में पढ़ा है, आपने सुना होगा जब हम किसी को हीट देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और होल्स निकलते हैं, यानी कि कुल मिला के चार्ज कैरियर निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उनका मूवमेंट भी तो होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो क्या क्रिएट करेगा, करंट। इसका मतलब करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो इसका मतलब रेसिस्टेंस घटेगा, क्योंकि करंट और रेसिस्टेंस तो एक दूसरे का उल्टा होता है ना, और रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी कहते हैं, एक ही चीज होती है, रेसिस्टेंस की एबिलिटी ही रेसिस्टिविटी है। ठीक हो गया, तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी घटेगी, और अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेसिस्टिविटी हमारी बढ़ेगी। ठीक हो गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि बच्चे छोड़ आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, और बच्चे कहते हैं कि ये फॉर्मूला देखा तो था बट हमें पता नहीं है कि इसको कहाँ पे यूज करें, तो इसके लिए मैं न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारे करवाऊंगा, बट यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे आपका जो रेसिस्टेंस है वो R1 है, या कोई रेसिस्टिविटी कहता है तो वो ρ1 है। एग्जाम में रेसिस्टिविटी के फॉर्म में भी आ सकता है, रेसिस्टेंस के भी फॉर्म में भी आ सकता है, एक ही बात है। जब T2 टेम्परेचर हो गया तो जो रेसिस्टेंस है मान लो R2 हो गया, या रेसिस्टिविटी है तो ρ2 हो गया। हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी कि आखिर इनकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इनकी वैल्यू आखिरकार कितनी होगी ये निकालना है। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R2
इक्वल टू R1, ठीक है, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और दोबारा से हम बिग ब्रैकेट लगा देंगे। दिस इज, आई बात समझ में? ये आ गया पहला। अब आप बोलेंगे भाई ये अल्फा क्या होता है? अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, याद रखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एक जीके का क्वेश्चन अभी और बता देता हूँ, ठीक है, अचानक से याद आ गया। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए ना जो अल्फा होता है वो लेस देन 0 होता है, जबकि जो कंडक्टर है उसके लिए जो अल्फा होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी का फैक्ट है। तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। और अगर कोई रेसिस्टिविटी के फॉर्म में निकालना चाहता है तो रो टू इज इक्वल टू रो वन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सेम फॉर्मूला, ऊपर R है तो नीचे रो है, यहाँ पर भी अल्फा क्या है आपका? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक हो गया? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा, इससे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, इवन नीट लेवल में भी नहीं होता है। ठीक हो गया? चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, अब ये टॉपिक क्लास 12th में नहीं है, इसका डेरिवेशन भी नहीं है, इवन ये टॉपिक भी नहीं है शायद, बट ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही आप करंट और रेसिस्टेंस पे पढ़ रहे हो, तो इसीलिए इसका डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो श्योर है। बट छोटी छोटी चीजें तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। अब वो मैं इसको असल में लाता भी नहीं यहाँ पर, बट मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाह रहा था। पहली बात कि जब हम सीरीज में चलते हैं ना, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर आई करंट दी, तो वही आई करंट R1 में भी जाएगी, वही R2 में भी जाएगी, और वही R3 में भी जाएगी। तो जो सीरीज होता है ना, सीरीज में आपका जो आई होता है करंट वो सेम होता है हर एक रेसिस्टेंस में। ठीक है, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो V1 होता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो V2 होता है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? V3 होता है। यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। V क्या होता है? डिफरेंट। आया? और वहीं पर अगर मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल वाले में देखो करंट, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आई करंट यहां से जा रही है, टूट गई, ऊपर I1 नीचे I2, इसमें I3, तो करंट क्या होगी? डिफरेंट। जबकि जो पोटेंशियल होता है ना वो सेम होता है। ये इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, और इसका पोटेंशियल भी V होगा। ये बात याद रखिएगा, V सेम होता है इसमें। ठीक हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है सीरीज में? R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, और 3 रेसिस्टर है तो प्लस कितना लिख दो? R3। वहीं अगर पैरेलल में निकालना है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट स्किप करके नहीं जाना है, जितना मैंने पढ़ाया है इतना मोर देन इनफ है। अगर दो रेसिस्टेंस है, आपने क्लास 10th में सीखा होगा, तो क्या हो जाता था? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। टीचर लोग कहते थे इसको याद करने से अच्छा इसे याद करके ले जाओ, इससे थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है बाद में अगर किसको आदत होगी तो, क्योंकि एलसीएम लेना बच जाता है। R1 प्लस, बात वही है, उसी को सॉल्व किया है, बट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है इससे जब आदत बन जाती है। तो इसको भी लिख लीजिए, ये कब वैलिड है? जब दो रेसिस्टर्स है। आया? बाकी ये तो यूनिवर्सल फार्मूला आपका हो ही गया जो मैंने ये दो लिखा रखे। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है और रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना होता है। ठीक हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आते हैं, जो कि हमारा द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कि हमको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया होता है, उसको ही निकालना होता है। यानी कि इट इज द सर्किट यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, बट कैसे? विद द हेल्प ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के हमारे पास 4 रेजिस्टर होंगे, 4 में से 3 की वैल्यू हमें पता होगी, चौथी की वैल्यू हमको निकालनी होगी। व्हीटस्टोन बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरी है? 4 रेसिस्टर जरूरी है, एक गैल्वेनोमीटर जरूरी है, और एक बैटरी जरूरी है जो कि करंट प्रोवाइड करेगी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज,
द व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। इज अ सर्किट विच इज यूज टू मेजर एक्यूरेसी एंड द अननोन रेसिस्टेंस, यानी कि अननोन रेसिस्टेंस को एक्यूरेटली जो मेजर करने के काम आता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब भाई इसका प्रिंसिपल क्या होता है, चलो प्रिंसिपल तो फिर देखते हैं, पहले इसकी बैलेंस्ड कंडीशन देखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस का मतलब क्या होता है पता है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस रहेगा इसका मतलब है कि ये गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब भाई गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, गैल्वेनोमीटर तो करंट नापता है। अब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में करंट ही नहीं जा रही है। या आप शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। देखो सेम टू सेम लिखा हुआ है मैंने, इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, अंडरलाइन मार दीजिएगा। और वी कैन से गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। घर की भाषा में, इतनी सिंपल भाषा में लिखा दिया मैंने। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी ना, तो उस केस को कहेंगे कि अभी हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड हो गया। आई बात समझ में, यानी कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जानी चाहिए। चलिए, अब भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता कब है, तो उसके लिए अब हम प्रिंसिपल देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज स्टेट्स दैट व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब आपका ब्रिज बैलेंस्ड होगा उस टाइम पे द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंसेज ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंसेज ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल। अब इसको समझाएं कैसे भाई, यहां पर देखो इस आर्म का रेसिस्टेंस कितना है P, इस आर्म का कितना है S, तो यही तो हुआ। ऐसे यहाँ पर कितना है R, और इसके अपोजिट में कितना है Q। तो ये कह रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। या आप कह सकते हो PS इक्वल टू QR। तो शॉर्ट भाषा में आप क्या कह सकते हो, Q को अगर अपॉन में लो तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है। आई बात समझ में। तो कैसे निकालते होंगे प्रैक्टिकल में, आपको 3 रजिस्टर देते होंगे, आप धीरे धीरे करंट देते होंगे। अचानक से एक टाइम ऐसा आता होगा कि जब आपका व्हीटस्टोन सॉरी गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता होगा, तो उस टाइम पे आप फिर इक्वेशन लगाते होंगे कि तीनों की वैल्यू पता है तो चौथे की क्या होगी, चौथे को अननोन मान के एक्स मान लिया और उसकी वैल्यू सॉल्व कर दी। आई बात समझ में, बस इतना सा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हमको क्या आता है कि इसका प्रूफ आता है कि भाई इसके प्रिंसिपल को प्रूफ करो, और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है इस चैप्टर से, और इसको तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना होता है। अब जो मैं यहाँ पर प्रूफ बता रहा हूँ, मैं इसको किरचॉफ रूल की मदद से बता रहा हूँ, जो कि हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। बट आप लास्ट में आए हैं तो किरचॉफ रूल में लास्ट टाइम पे देख रहे हैं, तो ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किरचॉफ रूल में क्या होता है। अदरवाइज आपने स्कूल में एक बार तो पढ़ा ही होगा, और वैसे भी मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको इधर पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक हो गया। किरचॉफ लॉ में सबसे पहले मैं लूप ले रहा हूँ, इन लूप, लूप का नाम है ABDA। कौन सा लूप है मेरा, ये वाला लूप है, ठीक है, ये वाला लूप है, ठीक है, दिस वन, इस वाले लूप की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि इस वाले लूप में जो मेरी करंट है, ठीक है, मान लीजिए यहां से आई करंट आई और ये करंट टूट गई, यहां से इस वाले विंग में गई आपकी I1 करंट और इस वाले विंग में गई आपकी I2 करंट, ठीक है। ये पहले येलो वाला हटा देता हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया तो अब इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से कितनी करंट गई, आई करंट गई, और आई करंट क्या होगी, टूट गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए आई करंट गई, वो आई करंट टूट गई। कैसे टूटी, यहाँ को चलेगी I1 और यहाँ को क्या चली गई I2, ठीक है। या एक काम करो, नीचे को I2 कर दो, ऊपर को I1 कह दो, ऐसे उल्टा होता है थोड़ा सा। उल्टा क्या होता है, मुझे ऐसे आदत है बनाने की, I1 और नीचे को कितना चले गया I2। ये बेस्ट तरीका है, अदरवाइज एक शॉर्ट तरीका भी होता है, बट उसमें ना एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि तुक्का मार क्या है, अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको करते हैं, और ये ज़्यादा बेटर है, ये जल्दी याद होता है। अब ये I1 करंट गया, ऐसे आगे को गया, अब I1 में से IG करंट नीचे चला गया मान लो, तो बचा कितना I1 में से, अगर IG नीचे चला गया तो I माइनस IG।
अब ऐसी I2 करंट नीचे से ऐसे आ रहा और ऊपर से IG करंट आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, I2 प्लस IG। आई बात सुने। और फाइनली ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, IG से IG कट जाएगा, तो I1 प्लस I2 जो कि दोबारा से क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, यानी कि किरचॉफ का जो पहला लॉ होता है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है पहला लॉ। और बाकी जिसको पता है कि बैटरी से जितनी करंट जा रही है उतनी करंट बैटरी को वापस मिलनी चाहिए, पक्का। तो चलिए अब लूप में लगाते हैं। लूप में जब लगाते हैं इससे एक चीज और हो जाएगा, जब मैं किरचॉफ लॉ पढ़ा रहा हूँ ना उसमें मैंने न्यूमेरिकल नहीं करवाया, उसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने इस वीडियो में, तो उसका न्यूमेरिकल आप इसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप पूरा, अब चलिए मेरे को भी एक मोटिव मिल गया, यहाँ पर से मैं उस चीज को भी समझा सकता हूँ। देखो ए से जब हम जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखो पी पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। अब देखो पी वाले पे आई कितना है, I1, और रेसिस्टेंस कितना है इधर पे, P, यही तो है रेसिस्टेंस, तो I1 इंटू कितना लिख दो, P। जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हम प्लस साइन लेते हैं, अभी हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, ऐसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अब सोचो उसके बाद क्या होगा, हम आगे को गए यहाँ तक, फिर हम नीचे को जाएंगे। अब नीचे को जैसे ही गए हमको गैल्वेनोमीटर दिखा, तो गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ रेसिस्टेंस होगा अपना थोड़ा बहुत, तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है G, और गैल्वेनोमीटर से करंट कितनी जा रही है, IG, तो V इक्वल टू आई आर, तो कितना हो जाएगा बताओ, I कितना है IG, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है G। वेरी गुड। अब जब हम ऐसे नीचे को गए, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर को जाएंगे क्योंकि हम तो अपना लूप कंप्लीट करेंगे ना, क्योंकि हमें जाना है A B फिर D, फिर D के बाद वापस कहाँ जाना है, A पे। बट जब हम D से A को जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ इधर को, बट करंट आ रही नीचे को, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब कैसा साइन, माइनस। देखो ए बी वाले में बढ़िया हो रहा था कि मैं भी ऐसे चल रहा था, करंट भी ऐसे चल रही थी, BD में भी सही था, मैं भी नीचे को चल रहा था, करंट भी नीचे को चल रही थी, तो हमने प्लस लिया। बट अभी क्या है कि मैं तो ऐसे चल रहा हूँ बट करंट नीचे को आ रही है, I2 करंट, तो कितना हो जाएगा माइनस। देखो करंट कितनी है I2, और रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पर R, तो I2 इंटू R इज इक्वल टू नेट कितना रख देते हैं 0, जब लूप खत्म हो गया तो। अब हमें लिखना है सिंस एज Wheatstone bridge is balanced, stone bridge is balanced। अगर Wheatstone bridge बैलेंस्ड है तो इट मीन्स दैट इज IG बराबर कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया बैलेंस्ड कंडीशन में तो आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे कोई करंट नहीं जाती, तो अगर IG बराबर 0 है तो क्या मैं ये पूरा टर्म 0 लिख लूँ। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो ऊपर इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, और I2R अगर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा I2R। मैं स्टेप भी छोटे छोटे कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक आध स्टेप बढ़ा लेना वहां पर, मैं छोटे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, चलिए अब दूसरा लूप चलते हैं। दूसरा लूप कौन सा है हमारा, इन लूप, ध्यान से देखना मैं जो लूप कह रहा हूँ, BCDB, BCDB दोबारा से। ठीक है, राइट वाले लूप में, इस लूप में अगर हम बात करें तो इसमें भी हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। हर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज ही चलते हैं, ये सुलटा होता है, एक बार क्लॉकवाइज की आदत अगर बन गई। चलो बी से स्टार्ट करो, तो मैं बी से जब सी में जाऊंगा तो मैं भी जा रहा हूँ नीचे को, करंट भी जा रही नीचे को, पक्का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट कितनी है I माइनस IG, इनटू रेसिस्टेंस कितना है Q, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखो जब मैं सी से डी में आ रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं नीचे को बट करंट ऊपर को रास्ता लगा हुआ है, तो इसका मतलब कैसा साइन आएगा, माइनस। करंट की वैल्यू कितनी है I2 प्लस IG, और रेसिस्टेंस कितना है उधर पे S, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने, चलो ये हुआ, फिर मैं वापस जब आ रहा था डी से लेके बी में वापस, क्योंकि बी से सी में गया, सी से डी में, अब डी से बी में भी तो आऊंगा, तो मैं जा रहा था ऊपर को जबकि IG करंट आ रही नीचे को, तो इसका मतलब अगेन कैसा साइन आएगा, माइनस IG, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है G, और लूप कंप्लीट होगी तो इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, ये डेरिवेशन में बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ,
और बहुत स्लो स्लो। अगेन आई जी बराबर कितनी वैल्यू रख दो, 0। क्यों? क्योंकि दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, क्योंकि हम ये डेरिवेशन में ही लेके चल रहे हैं कि जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है ना वो बैलेंस्ड है। ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ से अगर हम बताएं तो, अगर आई जी बराबर 0 रखें तो पहली बात ये तो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आई माइनस 0 इंटू क्यू माइनस सॉरी आई 1, आई 2 प्लस आई जी था तो आई 2 प्लस आई जी को 0 रखेंगे इंटू एस बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा I1Q इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो I2S, क्योंकि I2 प्लस 0 I2 ही होता है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो मेरी दो इक्वेशन निकली, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा लास्ट स्टेप है डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा डिवाइड करने पे, बताओ। इक्वेशन 1 में क्या था मेरा, I1P इज इक्वल टू I2R। इक्वेशन 2 कितना है, I1Q इज इक्वल टू I2S। डिवाइड मार दो दोनों को। जैसे हम डिवाइड मारेंगे तो आपका क्या होगा, I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा। और देखिए हमारा प्रूफ हो गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S एंड दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन। यानी कि जब कंडीशन बैलेंस्ड होगी, क्योंकि हम बैलेंस लेके चले थे, तो आपका ये वैल्यू आएगा। और उल्टा कहोगे, ठीक है, या जैसे हमने बोला कि फॉर एग्जांपल हम कोई चीज लेके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि मान लीजिए जब व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड है तो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होता है। तो उल्टा क्या है कि अगर P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस है तो इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। मतलब नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आपके 95 प्लस आएंगे, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अगर आपके 95% आए हैं तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। दोनों है ना, अपोजिट सेंटेंस, मतलब उसका जो उल्टा है, ठीक है, कंजर्व कन्वर्ज उसका, वो भी क्या है, सेम टू सेम सेंस दे रहा है। तो यही चीज है कि अगर बैलेंस्ड कंडीशन है, ठीक है, इसको रट लीजिएगा, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या है, आई जी बराबर कितना है, 0 है। तो उस केस में आपका क्या होगा, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। और अगर किसी क्वेश्चन में P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बैलेंस्ड है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक हो गया। चलिए, तो सबसे बड़ा टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज भी हमने यहाँ पर कवर कर दिया। अब लास्ट जो टॉपिक्स हैं तो उनमें से जो टॉपिक है हमारा किरचॉफ रूल, जिसको कि हमने ऊपर यूज किया। अब ये रूल क्यों लेके आया मैं, जब मैं इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ तो क्वेश्चन तो आप लोग को सबको आता होगा, आपने स्कूल में कहीं ना कहीं सीखा होगा। और क्वेश्चन आप बहुत अनकॉमन हो गया, जनरली चांसेस नहीं है, बट हाँ हम रिस्क नहीं ले सकते इसका। इसके क्वेश्चन हमको करने ही पड़ेंगे, चाहे आए चाहे ना आए। बट इसको करने का मेरा मेन मकसद ये था कि इसमें मैं आपको कुछ ये चीजें समझाना चाह रहा था कि जो आपने कहीं नहीं पढ़ी है। ठीक है, पहली बात, पहला होता है आपका किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ का जंक्शन रूल। आपने जंक्शन सुना होगा ना, इलाहाबाद जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, मथुरा जंक्शन। जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ ट्रेनें आ रही हैं तो कुछ ट्रेनें जा रही हैं। ऐसे यहाँ पर किरचॉफ के पहले रूल में भी होता है। तो पहले रूल में आपका क्या है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा देखिए। पहले रूल में क्या है, मेरी दो करंट आ रही, I1 और I2। पक्का? तो क्या आ रही है, I1 करंट आ रही प्लस I2 करंट आ रही, प्लस दो करंट जा रही है। आप जरूरी नहीं है दो करंट, अगर दो आई तो दो ही जा रही है, हो सकता है कि तीन करंट जाए। चलो मैं तीन बना देता हूँ ताकि आप ऐसा कंफ्यूज ना हो, वरना एक परसेप्शन बन जाता है कि इसका मतलब यही हो रहा है करके। ये I3 I4 और I5, तो तीन करंट मेरी वापस जा रही है। तो तीन करंट जा रही है तो इसका मतलब क्या है, देखो, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द अलजेब्रिक सम, यहां पर देखें, द अलजेब्रिक सम of all the current meeting at a junction in an electric circuit is zero।
यानी कि जो सम होगा इन सारे करंट्स का जो कि एक जंक्शन पे मिल रहे हैं, ये कितना होगा, 0। बट क्या ये सही है? नहीं, ये अभी तक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फिगर को हटा दूं तो आप कैसे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी करंट आ रही थी और कौन सी करंट जा रही थी? बेशक हमने जोड़ा, पर जोड़ते टाइम हमको डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा ना, साइन कन्वेंशन तो लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करूंगा। और साइन कन्वेंशन क्या होता है कि जो करंट आ रही होती है उसमें मैं प्लस साइन यूज करता हूँ, यानी कि I1 और I2 में। और जो करंट जा रही होती है वापस जंक्शन से, उसमें मैं कैसा साइन यूज करता हूँ, माइनस साइन। तो ये तीन करंट जा रहे थे ना, तो मैंने तीनों में माइनस साइन लगाया। अब ये माइनस अगर जीरो के उस किनारे ले जाऊं तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5, दिस वन। यानी कि I1 और I2 करंट ने मिलके ही ये तीन करंट बना रखी है, कुल मिला के ये है। तो यहीं पर हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आता है, द सम ऑफ ऑल करंट flowing towards the junction is equal to the sum of all current flowing away from the same junction। यानी कि जितनी करंट आ रही है उसका सम किसके बराबर होता है, जितनी करंट वहां से जा रही है। बट एग्जाम में इसमें क्या आता है, एग्जाम में आता है ये वाला पॉइंट कि जो ये लॉ होता है ना, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जबकि जो हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एग्जाम में आएगा किरचॉफ करंट रूल, जिसको कि क्या कहा जाता है, KCL भी कहा जाता है। KCL यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैंने, ये KCL कौन से रूल को फॉलो करता है, कौन से लॉ को फॉलो करता है, और चार ऑप्शन दे देगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, इनर्शिया। तो वहां पर से आप किसको टिक करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। वहीं अब जो दूसरा बात करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, KVL, या इसको किरचॉफ लूप रूल भी कहते हैं। लूप क्यों, क्योंकि ऊपर अगर हम व्हीट स्टोन ब्रिज में देखें, हमने लूप बनाए थे ना, लूप मतलब घेरे। तो ये लॉ तभी लगता है जब लूप हो, ठीक है, क्लोज लूप हो, तो वहीं पर ये लॉ लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं किरचॉफ लूप रूल। तो ये क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा समझने वाला है कि ये कहता है कि किसी भी लूप में सम ऑफ ऑल EMF यानी कि E, ठीक है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड द ऑल द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या हुआ, पहले तो सम लगा दो, पहला सम, इसको समेशन कहते हैं, ओके, समेशन ऑफ ऑल EMF एंड समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को शॉर्ट में कहते हैं IR, V इक्वल टू IR होता था ना, इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। बाकी सेकेंड लॉ से तो क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, और न्यूमेरिकल हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले में मुझे सब कुछ ही समझाना पड़ेगा अगर मैं वन शॉट में समझाऊंगा, और न्यूमेरिकल वैसे भी इसका पार्ट नहीं है, यहाँ तो हम चैप्टर सीखने के लिए आए। ठीक हो गया, चलिए, और यहाँ पर हमारा जो मेन चैप्टर वो खत्म हो गया। अब जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ वो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो 95% बच्चों को नहीं आते हैं, जो कि 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस में अगर पूछूंगा बच्चों से तो बस उसकी हिंदी लगा के बोल देंगे अंदर का रेसिस्टेंस। अब वो सेल का, बैटरी का, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले अब हम ये चीज समझने वाले हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस, बहुत इंटरेस्टिंग अब ये सेगमेंट होने वाला है। और उसके बाद हम सीखने वाले हैं EMF और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। एक फॉर्मूला हम यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे और उसी के साथ हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, जिसमें कि हम इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर एड्रेस कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस, पहली बात तो यह है कि इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल r से दिखाया जाता है, पहली बात हर बुक में। दूसरी बात, ये होता क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज सेल के अंदर का रेसिस्टेंस। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज सेल के अंदर का रेसिस्टेंस। अब सेल के अंदर का क्या रेसिस्टेंस है, मान लो आप मार्केट गए, आपने मार्केट से एक सेल खरीदा। अब उस सेल में एक रीडिंग लिखी होती है ना, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, यानी कि उस सेल में जो रीडिंग लिखी हुई वो एक सेल है जिसको कि आपने किसी से कनेक्ट नहीं किया। अब उस सेल के अंदर उस सेल को लेके आओ और उस सेल को आप क्या कर दो, फोड़ दो। ठीक है, तो आपको दिखेगा उसके सेल के अंदर से एक ब्लैक कलर की एक रॉड जैसी निकलेगी, जिसको कि इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आइए, इलेक्ट्रोड क्या कंडक्ट करवाता है, करंट।
तो अगर करंट वगैरह ये प्रोड्यूस करा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही तो वहाँ रेसिस्टेंस भी आएगा। तो हम कोई नया सेल जब लाते हैं तो उसका जो अपना खुद का रेसिस्टेंस होता है ना, उसको कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। आई बात समझ में? चलिए, ये तो आपको भी पता था कि सेल के अपने अंदर के रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। अभी किस वजह से आता है ये आपको पता नहीं था। ये किस वजह से आता है कि सेल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं किसको, इंटरनल रेसिस्टेंस को। देखो, ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है, इसकी वजह से आता है। अब तीसरी बात, आपने सुना होगा कि V इक्वल टू आई आर प्लस आर। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ में कभी आपने देखा हो तो ऐसा कर देता है वो, V इक्वल टू आई और ब्रैकेट में R प्लस आर लिख देगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो जो कैपिटल आर है ना वो सर्किट का रेसिस्टेंस है, जबकि जो स्मॉल आर है वो उसका खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस है। और कई न्यूमेरिकल में हमको स्मॉल आर नहीं दिया रहता तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। उस केस में हम क्या लिख देते हैं, V इक्वल टू आई आर लिख देते हैं। आई रही बात समझ में? वो तभी लिखते हैं जब हम इंटरनल रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। जब क्वेश्चन टफ बनाना हो तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस को भी ले आता है, हमें जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है। अब इससे इजी क्या लोगे बताओ। अब कुछ नई चीजें जो कि एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट हैं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। पहला, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो किसका है, वो जिंक का है, कॉपर का है, आखिर किसका है, नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब जो डिस्टेंस होता है ना ये रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, ठीक है। तो डिस्टेंस लिख लेना बिटवीन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। तीसरा है किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे। सोचो ना, एक पतला वाला सेल लेके आए तो उसका अलग रेसिस्टेंस होगा, कोई मोटा वाला सेल लेके आए तो उसका अलग रेसिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो पतला वाला सेल होगा उसमें इलेक्ट्रोड बहुत पतला होगा, जिसमें मोटा वाला होगा सेल उसमें इलेक्ट्रोड बहुत मोटा होगा। तो कैसे डिपेंड करता है, अगर थोड़ा और डीप पढ़े तो जो एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। यानी कि अगर एरिया किसी का बढ़ेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ये बहुत डीप चीजें हैं, ठीक है। ये आपको क्लास में कभी भी एड्रेस नहीं करवाई जाती है। अगली चीज, ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, कि भाई कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोड होगा उस हिसाब से आपका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा। तो आया समझ में? इंटरनल रेसिस्टेंस होता है सेल का अंदर का रेसिस्टेंस, यानी कि उसका खुद का रेसिस्टेंस, जब उसे किसी एक्सटर्नल सर्किट से हमने जोड़ नहीं रखा है। आया? ये किस किस पे डिपेंड करता है कि भाई वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है, और वो जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। और डायरेक्टली और इनवर्सली यानी कि कैसे करता है वो मैं सब लिखा चुका हूँ, ठीक है। अब द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज ईएमएफ एंड वोल्टेज, ठीक है। अब दोबारा हम उसी एग्जांपल में आते हैं कि आप मार्केट गए, ठीक है, आप एक सेल लेके आए। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, एक मिनट, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जा रही है, ये देखिए, दिस इज द सेल। आप मार्केट गए, आप ये सेल लेके आए, ठीक हो गया। अब इस सेल में इसकी कोई ना कोई पावर रेटिंग लिखी होगी, जैसे कि जो ये आपका सेल है ये है आपका 1.6 वोल्ट, सॉरी 1.5 वोल्ट का। आई बात समझ में? तो जो ये 1.5 वोल्ट का सेल है ना, अगर दुकानदार ने पूछा कि भाई 1.5 वोल्टेज का सेल दूं या 1.5 ईएमएफ का सेल दूं, तो आपको कहना है 1.5 ईएमएफ का सेल दो। आई बात समझ? वैसे तो दुकानदार नहीं होता इतना पढ़ा लिखा, खाली एक हाइपोथेटिकल बातें हैं। ये जो सेल का है ना ये वोल्टेज नहीं है, ये ईएमएफ है। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट ही होता है, ठीक है। इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। और इस ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो दोनों का यूनिट सेम होता है, बस अंतर किस बात का होता है कि जो ये सेल है इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो, सॉरी, इसका जो आपका पोटेंशियल है उसको पोटेंशियल ना कहके क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। अब मैं सेल लेके आया और ये माउस है, ऑब्वियसली बात है, ये माउस के अंदर कोई ना कोई सर्किट तो होगा। अब मैंने क्या किया, इस सेल को इस सर्किट में लगा दिया।
और माउस एक सर्किट है, क्योंकि इसके अंदर कोई तार तो होंगे तभी तो माउस चलेगा। तो जैसे ही मैंने इस सर्किट को लगाया, इसका मतलब अब इसमें क्या हुआ कि इसमें, ठीक है, माउस माउस में जो वायर होगा उस वायर का भी तो अपना कोई रेसिस्टेंस होगा, उस सर्किट में भी रेसिस्टेंस लगा होगा। तो अब जो पूरे सर्किट की ईएमएफ आई, या जो ये बैटरी की ईएमएफ हो गई, उसको ईएमएफ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सिंपल भाषा में दोबारा सुनिए जिसे समझ में नहीं आया है, कि जब हम कोई नई बैटरी खरीद के लेके आते हैं तो उसके वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं, बट जब उस बैटरी को हम किसी सर्किट में लगा देते हैं फिर वो ईएमएफ नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता है, वोल्टेज बन जाता है। तो भाई उसका फॉर्मूला कैसे आता है? अब फॉर्मूला कैसे आएगा, सोचो। ईएमएफ बड़ा होगा कि वोल्टेज? सोचो तो जरा, सोचने वाली बात है। ईएमएफ बड़ा होगा कि वोल्टेज वैल्यू में? तो हमेशा ईएमएफ बड़ा होता है एज कंपेयर टू वोल्टेज। क्यों? सोचो कि अगर मैं जब उसको किसी सर्किट में लगाऊंगा, ठीक है, तो सर्किट का अपना रेसिस्टेंस भी तो होगा, तो उतना तो कम हो जाएगा ना वो। तो फॉर्मूला क्या बनता है, V इक्वल टू ई में से क्या घटा देंगे, आई आर। क्योंकि जैसे ही मैंने उस सेल को सर्किट में डाला, उस सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ना वो काम करने लग गया, फिर वो चालू हो गया, और सेल से कितनी करंट बह रही है, आई, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आर। तो इतना हमको काम करना पड़ेगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड ईएमएफ। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सेल पोटेंशियल भी कहते हैं और कभी कभी से टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो 4-5 डिफरेंस। अब जो मैंने सिखाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज डिलीवरिंग नो करंट। यानी कि हम जस्ट बैटरी को खरीद के लेके आए हैं मार्केट से, या आप कह सकते हैं व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ये नहीं कि खुला हुआ, उल्टा होता है फिजिक्स में। ओपन सर्किट मतलब ओपन सर्किट, दिस इज, ये अगर मैं यहां पर बनाऊं, एक सेल लेके आया मैं, ये, और ये सर्किट है, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ये खुला हुआ सर्किट, यानी कि अभी लाइट आएगी या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, नो करंट। आई बात समझो, ओपन सर्किट होना चाहिए। वहीं अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज डिलीवरिंग द करंट। और ऑब्वियस सी बात है, डिलीवरिंग कब करेगा करंट का, हम कह सकते हैं जब, कब, जब आपका सेल क्या होगा, सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज होने का मतलब क्या है कि सर्किट ऐसे करके क्लोज हो गया। अब इसमें करंट आएगी तो अब ये V नहीं होगा, अब ये क्या होगा, E नहीं होगा, अब ये क्या होगा, V। और वहीं अगर पहले वाले केस में हम देखते, ये देखो एक बहुत तगड़ा डायग्राम अभी अभी बन गया, एग्जाम में ये बना देना, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ। E के केस में क्या करोगे, ये ओपन सर्किट, दिस इज, अभी क्या लिखोगे, E। जबकि इस वाले में क्या करोगे, अभी यहां पर देखें, इधर पे ये, अब इस सर्किट को मैं क्लोज कर देता हूं ये। अब इसको E नहीं लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, V। और इसका फॉर्मूला कितना होगा, E माइनस आई आर, वेयर आर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, एक फिगर भी हमने बहुत अच्छा से देख लिया यहाँ पर। दूसरी बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट रेसिस्टेंस। क्या इसमें सर्किट रेसिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर्किट से कनेक्टेड ही नहीं है। आई बात समझ? तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये सब चीजें मैं ऊपर लिखा चुका हूं तुम्हें। अगला, इट डिपेंड ऑन द सर्किट रेसिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तभी कैलकुलेट किया जाता है जब वो सर्किट पे होता है, एंड द सर्किट करंट, के सर्किट पे कितनी करंट जा रही है। तभी V का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई आर। देखो, सर्किट रेसिस्टेंस और सर्किट करंट दोनों पे डिपेंड कर रही है। अगला, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इट कॉजेज करंट फ्लो। अब ईएमएफ का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, जब मैं सेल खरीद के लाया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ -20 है तो यहाँ +20 होना चाहिए। इसका 1.5 बोला ना मैंने, वोल्ट, इसका मतलब यहाँ -1.5 है तो यहाँ +1.5 है। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका काम कोई पोटेंशियल को आपका मेंटेन करना नहीं होता, इसका काम होता है करंट फ्लो करवाना। कैसे? कि अब ये क्या करेगा पता है, इधर का जो वोल्टेज है उसको 1 कर देगा, जबकि दूसरे साइड का 1.5 है। तो होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाने लग जाएंगे, 1 से 1.5 की ओर।
देखो, और जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ आपकी करंट बहने लग गई। आया। दूसरी बात, इट इज ग्रेटर देन वी, मैंने अभी बोला कि ई ज्यादा बड़ा होता है, ठीक हो गया, और वी छोटा होता है, इट इज लेस देन ई, फालतू बात लिखी हुई है इसमें। लास्ट जो पॉइंट है, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ऑब्वियस सी बात है ना, दिस सेल इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज, जब तक कि इसको मैंने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, यही तो वोल्टेज का सोर्स बनेगा। जबकि यहां पर लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट इन द क्लोज सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर कोई हमारा क्लोज सर्किट है तो उधर पे जो उसके दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट मान लो ये है और एक पॉइंट ये है, मान लो इधर +10 है और इधर है -7 है, तो हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि कैसे, V बराबर करेंगे 10 माइनस ऑफ -7 बोले तो 17 वोल्ट, ये कैलकुलेशन के तौर पे आया। तो मैंने वैसे तो एक खाली डिफरेंस से मैं स्क्रीनशॉट लगा देता, एक बार इंग्लिश में पढ़ देता, उसको हिंदी कर देता, बात खत्म हो जाती। बट हाँ, समझना जरूरी है, जब हम चीज़ों को समझेंगे तब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। और आई होप ये चैप्टर आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि हमसे यहाँ पर छूटा है। इवन ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपने आज तक सुने भी नहीं होंगे, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा करंट के बारे में, फिर रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, फिर हमने पहले ये वाला डेरिवेशन देखा और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला डेरिवेशन देखा। फिर हमने एक रिलेशन किया कोविड से पहले, तो ये बहुत फेमस डेरिवेशन था, 90% चांस थे इस डेरिवेशन के आने के, और अभी भी सिलेबस में किसी भी साल आ सकता है। फिर ओम्स लॉ पढ़ा, फिर हमने रेसिस्टेंस की कहानी पढ़ी, कैसे कैसे किस पे डिपेंड करता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टिविटी, कि मेटल में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है। साथ ही साथ में हमने कुछ फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस की। फिर हमने पढ़ा सीरीज और पैरेलल, इसमें देखा कि कब आई सेम होता है, कब वी सेम होता है। और उसके बाद हमने द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, जिसमें कि हमने उसकी बैलेंस्ड कंडीशन जानी कि एक बैलेंस्ड कब होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जब उसमें गैल्वेनोमीटर में 0 करंट होती है, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन वो नहीं दिखाता, नल डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने उसको डिराइव किया। फिर हमने किरचॉफ का क्या पढ़ा, करंट लॉ पढ़ा, जंक्शन रूल पढ़ा, जिसमें कि हमने बोला कि भाई ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जबकि जो दूसरा वाला केवीएल है वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड फाइनली हमने इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़ा, जो कि सेल का खुद का रेसिस्टेंस होता है जब उसे किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया होता है। ठीक है। और वही इंटरनल रेसिस्टेंस को हमने किससे कनेक्ट किया, ईएमएफ से। जो ईएमएफ होती है वो सेल की कौन सा वैल्यू होता है, जब सेल को हम जस्ट खरीद के लाए होते हैं उस टाइम का पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और वही जब उसको किसी सर्किट से लगा देते हैं तब जो पोटेंशियल बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको पूरा जो ये चैप्टर है क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आपको किसी भी तरीके की रेफरेंस बुक या कोई भी आपका जो वीडियो लेक्चर है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को आगे बढ़ने के लिए। बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत जल्दी आ जाएंगे। अभी आप इसकी थ्योरी कीजिए, ठीक है, डेरिवेशन कीजिए, और साथ ही साथ में इस थ्योरी को बार बार रिवाइज कीजिए। और क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि तो किरचॉफ रूल की प्रैक्टिस खुद से भी कर लीजिए, बाकी मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही। और वीडियो खत्म होने के बाद, जैसे ये वीडियो खत्म होती है, एक बार जितना मैंने सब कुछ पढ़ाया 5 मिनट इसको एक बार रिवाइज मान लीजिए, फिर अपना कोई दूसरा काम कीजिए, ठीक है। इससे आपको लाइफ लॉन्ग ये याद रहेगा। ओके। बाकी आपको अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए जो कि कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में है, आपके 10th 11th 12th में। क्योंकि जो हमारा चैनल है क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक के सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के हम 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वो भी होने वाली है, कंटेंट जस्ट बन रहा है, ठीक है। आप जस्ट वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में वो वीडियो भी आपकी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।